वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंटल हिरार्की के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिस्कस करेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, किस तरह से इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ये चार्ट फ्लो किस तरह से करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एचआर चार्ट जो है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके एम्प्लॉयज़ जो है वो मोर देन 50 होते हैं, उनमें जो है मोस्टली जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह का होता है। इससे मिलता जुलता हो सकता है, ठीक है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं एम्प्लॉयज़। अब इसमें जो मेन इसका टॉप पे है, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर कहलाता है, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। डायरेक्टर जो है डिपार्टमेंट का हेड होता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, एम्प्लॉय मैनुअल्स हैं, इट इज़ ऑल मेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर डिसीजंस लेता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड या फिर स्टाफ से रिलेटेड। इसमें जो है मैनेजर जो है वो तमाम लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, ठीक है। तो उसमें जो है वो तमाम एम्प्लॉय से रिलेटेड इश्यूज़ को यही डील करता है। इसके अलावा डायरेक्टर इंश्योर करता है किसी भी टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए करना है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, सबके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसीजन है वो डायरेक्टर आपका लेता है। डायरेक्टर जो है ही इज़ डायरेक्टली आंसरेबल टू द ओनर ऑफ द कंपनी या फिर वाइस प्रेसिडेंट, जो भी है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट या ओनर ऑफ द कंपनी को डायरेक्टर आपका डायरेक्टली आंसरेबल है। डायरेक्टर के अंडर जो है आगे मैनेजर्स आ जाते हैं। मैनेजर्स जो हैं ये डिपेंड करता है अगेन ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर, किस तरह से उनमें डिवीज़न है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। मैनेजर्स जो है वो अपनी डिवीज़न है, अपनी डिपार्टमेंट का हेड होता है, या फिर उसको हम डिवीज़न हेड भी कह सकते हैं। डायरेक्टर जो है मैनेजर ही इज़ आंसरेबल टू द डायरेक्टर। जितने भी डिसीजंस हैं, जो भी टास्क हैं, इसको डायरेक्टर देता है, और डायरेक्टर से आगे से ये जो है ये इसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के हेड के अंडर, उनसे जो है ये डायरेक्टली उनको आगे फर्दर काम जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कन्वे कर देता है, आगे उनको असाइन कर दी जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हर एक डिपार्टमेंट के हेड के अंदर डिफरेंट एनालिस्ट काम करते हैं। जैसे कि अभी आप डायग्राम में देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट मैनेजर के अंदर रिक्रूटमेंट एनालिस्ट है, इसी तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर के अंदर ट्रेनिंग एनालिस्ट है, कंपनसेशन मैनेजर के अंदर कंपनसेशन एनालिस्ट है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर के अंदर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एनालिस्ट है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के अंडर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड एनालिस्ट हैं, जो कि अपने अपनी एरिया के, अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, जो उनके बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉम्पिटेंट नॉलेज रखते हैं। अब हम अगर रिक्रूटमेंट एनालिस्ट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मैनेजर के अंडर काम करता है, रिक्रूटमेंट एनालिस्ट जो है ये हमें रिक्रूटमेंट से, अपने मैनेजर को रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ के बारे में पॉलिसीज़ मेकिंग करके देता है। लाइक ये बताता है कि कहाँ से बेस्ट जो है वो एप्लीकेंट मिल सकते हैं, कहाँ से बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हायर कर सकती है, कौन कौन से इलाकों से या कौन कौन से कंट्रीज से, ठीक है। इसी तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर के अंदर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बताता है कि कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंसीडर करने की ज़रूरत है, कौन से न्यू स्किल्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को किस डिपार्टमेंट में मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा कंपनसेशन मैनेजर जो है, इसके अंडर जो है कंपनसेशन एनालिस्ट आता है। कंपनसेशन एनालिस्ट जो है ये इंश्योर करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट पर क्या मार्केट कंपेटिटिव कंपनसेशन बनती है, लाइक उसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स उसकी सैलरी के साथ में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर। एम्प्लॉय रिलेशनशिप एनालिस्ट जो है ये इंश्योर करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को। एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम लेबर लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक, इसके अलावा इक्वल पे, और इसके अलावा डिफरेंट जितने भी इश्यूज़ हैं ये उसको जो है वो डील करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। वहाँ पर जस्ट आपका एक डायरेक्टर होता है और दूसरा जो है वो उसके अंडर मैनेजर या मे बी कोई जर्नलिस्ट, कोई भी जनरल एनालिस्ट काम करता है। जनरल एनालिस्ट जो है ये ऑलमोस्ट तमाम एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड तमाम एरियाज़ में नॉलेज रखते हैं, और ये तमाम एचआर से रिलेटेड या एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम
ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकती और इतना बर्डन जो है वो बेयर नहीं कर सकती, लाइक उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनके सैलरी का बर्डन बेयर नहीं कर सकती, ना ही उनको ज़रूरत है बड़े डिपार्टमेंट की या मज़ीद एम्प्लॉयज़ की, डिवीजन्स की, मज़ीद डिवीजन्स की। सो वहाँ का जो HR डिपार्टमेंट है वो बहुत ही सिंपल होता है। ये साथ में डिटेल दी गई है आपको, स्लाइड्स आपके पास हैं, सारी नोट्स आपके पास है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम मज़ीद जो है वो आगे HR डिपार्टमेंट की, HR मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटीज़ को देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो हैं उनके अंडर आती हैं। सबसे मेन ड्यूटी जो है वो HR प्लानिंग की है। HR प्लानिंग लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो आपका HR डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन को कितने इस वक्त एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा इन फ्यूचर कितने मज़ीद एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है, किस डिपार्टमेंट में, किस पोजीशन पर हमें मज़ीद कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ये सारा फोरकास्ट करना, HR प्लानिंग करना, ये HR डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट जो है वो जॉब एनालिसिस आ जाता है। जॉब एनालिसिस में जॉब से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना और फिर उससे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करना, ये जॉब एनालिस्ट में आ जाता है। देन उसके बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बारी आती है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेंट को कैसे स्क्रीनिंग करना है, उनके टेस्ट कैसे कंडक्ट करने हैं, कौन सी टाइप के टेस्ट लेने हैं, इसके अलावा उनके इंटरव्यू टाइप कौन सी होगी, किस तरह से उनको सिलेक्ट करना है, ये सारा प्रोसीजर जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आ जाता है। देन ट्रेनिंग की बारी आती है। ट्रेनिंग में जो है वो एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से नए स्किल्स सिखाने हैं, कैसे उनको अप टू डेट रखना है, उनके नॉलेज को, उनकी एबिलिटीज़ को कैसे इन्हेंस करना है, ये सारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनसेशन आ जाता है। कंपनसेशन को ड्रॉ करना, कंपनसेशन कौन सी बेनिफिट्स, कौन से कितनी कंपनसेशन जो है किस पोजीशन के साथ जस्टिफाई करती है, क्या होनी चाहिए, मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज क्या बनती हैं इस पोजीशन के लिए, ये सारा डिसाइड करना, ये भी HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। उसके बाद लेबर लॉज आ जाते हैं। लेबर लॉज लाइक लेबर से रिलेटेड तमाम पॉलिसीज़ मेकिंग है, उसमें जो है लेबर लेजिस्लेशन आ जाता है, फिर लेबर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। इन सब को ड्रॉ करना, इन सब को जो है अचीव करना, इन सबको जो है वो बनाना जो है ये भी HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट और वर्कर्स आ जाते हैं इंडस्ट्री में, उनकी लेबर यूनियन आ जाती है, उनके साथ रिलेशनशिप आ जाते हैं, उनको किस तरह से मेंटेन रखना है, कैसे उनको लेके चलना है, ये सारा का सारा HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाते हैं। एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है, आपने किस तरह से अपने करंट एम्प्लॉयज़ को जॉब से रिलेटेड तमाम पॉलिसीज़ कैसे कन्वे करनी है, उनको कंपनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ बतानी है, इसके अलावा उनको एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, उनको उनकी जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज़ के बारे में बताना है, वर्किंग इन कंडीशन बतानी है, वेजेस क्या हैं, उनके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी, क्या क्या उनको एम्प्लॉय बेनिफिट मिलेंगे, ये सारे का सारा एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ जाता है। एंड देन जो है एंगेजमेंट एंड फंड स्पेशलिस्ट है, अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को एम्प्लॉय फ्रेंडली कैसे बनाना है, किस तरह से उनको मेंटली और फिजिकली उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना है कि वो अपना बेस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जो है वो दे सकें। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की लाइन और स्टाफ एस्पेक्ट्स की। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले तो लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी के बारे में पता हो। HR मैनेजर जो है वो उसकी लाइन अथॉरिटीज़ भी होती हैं और उसकी स्टाफ अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। एज अ स्टाफ अथॉरिटी भी ऑर्डर्स दे सकता है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि अथॉरिटी होती क्या है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू मेक डिसीजंस और टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव ऑर्डर्स। दूसरों को ऑर्डर करना, दूसरों को वर्क को असाइन करना, डिसीजन मेकिंग पावर बेसिकली अथॉरिटी है। अब हम लाइन अथॉरिटी की बात करते हैं। लाइन अथॉरिटी जो है it entitles a manager to direct the work of an employee
and make certain decision without consulting anyone. It creates a superior subordinate relationship. लाइन मैनेजर जो है इसको हम कहते हैं लाइन अथॉरिटी. ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करती है बिटवीन मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट. इसको हम टॉप टू डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं. इसमें अथॉरिटी का फ्लो जो है फ्रॉम टॉप टू द डाउन होता है मैनेजमेंट. इसमें जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो टॉप मैनेजमेंट करती है और आगे उसको लोअर लेवल पर कम्युनिकेट कर दिया जाता है. ठीक है, लाइक आपका मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है और आगे उसको कन्वे कर देता है असिस्टेंट मैनेजर को. असिस्टेंट मैनेजर जो है वो फिर आगे फर्दर और एम्प्लॉयज़ को जो है वो उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड उनको ड्यूटीज़ असाइन कर देता है. इसको हम कहते हैं लाइन अथॉरिटी. लाइन अथॉरिटी जो है ये अपने ही डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज होती है, अपने ही डिपार्टमेंट में आप कन्वे कर सकते हो. जबकि स्टाफ अथॉरिटी जो है, स्टाफ अथॉरिटी staff authority refers to the right to advise and improving effectiveness for line employees. ठीक है, in performing their duties. इसमें जो है वो स्टाफ अथॉरिटी जो है वो मैनेजर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी एडवाइस कर सकता है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को भी एडवाइस कर सकता है. अब स्टाफ अथॉरिटी जो है वो एडवाइसरी रिलेशनशिप क्रिएट करती है, जबकि लाइन अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करती है, जबकि स्टाफ अथॉरिटी जो है वो एडवाइसरी रिलेशनशिप क्रिएट करती है. अब आपका जो एचआर मैनेजर जो है उसकी लाइन अथॉरिटी भी होती है और उसकी स्टाफ एडवाइसरी अथॉरिटी भी होती है. लाइन अथॉरिटी वो होती है जो वो अपने ही डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज करता है. लाइक द एचआर मैनेजर अप्लाई देयर लाइन अथॉरिटी विद इन द एचआर डिपार्टमेंट. We can say that the HR manager direct the activities of the people in their own department towards the accomplishment of specific goals. ठीक है, अब HR डिपार्टमेंट जो है ये लाइन अथॉरिटी अपने ही डिपार्टमेंट में यूज़ करता है, अपने ही एम्प्लॉयज़ को कन्वे करता है. जैसे कि अब आपका HR मैनेजर जो है वो अपने लाइक कंपनसेशन मैनेजर जो है वो कंपनसेशन एनालिस्ट को ऑर्डर करता है कि डिफरेंट स्पेसिफिक जॉब्स से रिलेटेड कंपनसेशन को रिव्यू करे. ठीक है, अब ये जो अथॉरिटी वो यूज़ कर रहा है इसको हम लाइन अथॉरिटी बोलते हैं. इसी तरह से आपका जो एचआर मैनेजर जो है वो स्टाफ एडवाइजरी अथॉरिटी भी यूज़ करता है. अब ये अथॉरिटी जो है वो विद इन द डिपार्टमेंट नहीं होती, बल्कि आपकी इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को एडवाइस करना. लाइक आपका एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर को एडवाइस कर सकता है कि अगर वो स्टाफ को हायर करने जा रहे हैं तो वो कौन सा ट्रेनिंग मेथड जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट में आपके लेबर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनको गाइड कर सकता है कि किस तरह से जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, उनको जो है वो एडवाइस कर सकता है. तो यहाँ पर जो है ये जो अथॉरिटी यूज़ कर रहा है वो उसकी स्टाफ अथॉरिटी कहलाएगी. अब हम इसको रीड कर लेते हैं डिटेल में. line and staff aspects of human resource management. All managers have always been in a sense human resource managers. तमाम managers जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं. किस तरह से? बिकॉज दे ऑल गेट इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज़. वो किसी ना किसी तरह से अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ को उनको रिक्रूट करने में, उनको ट्रेन करने में, उनको इंटरव्यू, उनकी सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में. येट मोस्ट फर्म्स आल्सो हैव अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विद इट्स ओन टॉप मैनेजर हाउ टू डू दीज ड्यूटीज़ ऑफ दिस human resource manager and department relate to the human resource duties of sales and production and other managers. ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन a short definition of line versus staff authority. अब ये जो short definition है ये मैं आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, हम आगे इसको देखते हैं. इन ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी traditionally gives manager right to issue order to the other manager or employees. Line authority therefore create a superior subordinate relationship when the vice president, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स है वो अपने अगर सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहता है
तो वो जो है वो लाइन अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है, वो अपनी लाइन अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी गिव्स अ मैनेजर टू द राइट टू एडवाइस अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़। ठीक है, जब स्टाफ अथॉरिटी है वो दूसरे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को एडवाइस टू रिलेशनशिप उनमें क्रिएट करती है। व्हेन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सजेस्ट दैट द प्लांट मैनेजर यूज़ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट, ही और शी इज़ एक्सरसाइजिंग स्टाफ अथॉरिटी। जब आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो किसी प्लांट मैनेजर को या फिर किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर को स्टाफ से रिलेटेड जो है वो कोई एडवाइस देता है, तो उसको हम स्टाफ अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की अपने हेड में और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जिसको हम लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। ये प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, स्टार्टिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनकी ओरिएंटेशन करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी की सारी जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की लाइन अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स जो कि मोस्टली मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड करते हैं, वो क्या क्या चंद एक हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे मेजर जो है वो इंक्रीज़ द वर्कलोड। इंक्रीज़ द वर्कलोड मीन्स वर्कलोड को बढ़ा देना एम्प्लॉयज़ के। अब इसमें क्या होता है, द मेन मिस्टेक ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टाफ इज़ देयर परसिस्टेंट विश टू इंक्रीज़ द वर्कलोड ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसमें क्या होता है कि जो आपका मैनेजर जो है वो न्यू स्टाफ की ड्यूटीज़ को फर्स्ट डे से ही बढ़ा देता है। न्यू कमर्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बगैर देखे बगैर जाने उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है डे फर्स्ट से। फ्रेश हैज़ नॉट येट ग्रैस्प्ड द मेन आइडिया एंड मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ परफॉर्म देयर वर्क। अभी जो फ्रेश पर्सन्स होते हैं उनको तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना होनी होती, पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे पड़ती है। अभी तो वो उससे इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उसके ऊपर वर्क बर्डन जब डाल देते हैं तो एम्प्लॉय जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रीटिंग टीम अनफ्रेंडली। अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अनफेयरली ट्रीट करना, किसी को बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दे देना, किसी एम्प्लॉय को जो है वो उस पर ज़्यादा सख्ती कर देना, किसी को जो है उसकी हर गलत हरकत पे आप माफ़ कर देते हैं। मैनेजर्स मोस्टली ऐसा करते हैं। और किसी को जो है वो उनको पनिश किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनमें फेवरेटिज्म जब आता है तो जो जिनको फेवर दी जा रही है वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वो ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। और जिनको आप पनिश कर रहे हैं, जिनको पनिशमेंट दी जा रही है, वो डेफिनेटली वो डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एब्सेंस एडिशनल स्टाफ ट्रेनिंग। आपके एचआर या आपके मैनेजर की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि विद इन टाइम, वक्त के साथ साथ जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, इन फ्यूचर उनको कौन कौन सी एडिशनल ट्रेनिंग दे देनी चाहिए अभी कि इन फ्यूचर जो है वो काम आएगी। तो ये सारी का सारा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन सम टाइम मैनेजर्स जो है अपने इस ड्यूटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, जिनको फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मैनी मैनेजर्स डोंट पे अटेंशन ऑन एडिशनल स्टाफ ट्रेनिंग। It is necessary to improve the professional skills of employees. This can be done using conventional techniques like reading instructions, explaining the methodology, visuals. तो वो कहते हैं कि साथ साथ आपको जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना ज़रूरी होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको साथ साथ ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। लेकिन कुछ मैनेजर्स जो हैं वो उसमें गलती कर बैठते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नेक्स्ट वन इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ एबिलिटीज़। एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ को मिसअंडरस्टैंड करना, उनको जो एबिलिटीज़ या स्किल्स जो उनमें है ही नहीं उससे हटकर जो है वो उनको काम दे देना। मैनेजर को चाहिए कि पहले तो एम्प्लॉय की स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करे और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वर्क असाइन किया जाए, उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाएँ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मैनेजर्स जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जस्ट जो है वो अपने वर्क को एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है विदाउट कंसिडरिंग देयर स्किल्स, विदाउट कंसिडरिंग देयर एबिलिटीज़, उनके एक्सपीरियंस को कंसिडर किए बगैर उनके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और प्रोडक्टिव या फिर गुड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं होते। फेल टू लिसन एंड हेल्प एम्प्लॉय। सम टाइम एम्प्लॉयज़ को कुछ इश्यूज़ होते हैं
उनको लगता है कि उनको सुना जाना चाहिए, वो मैनेजर को के साथ बात करें, अपने टीम मेंबर्स जो है वो ये चाहते हैं कि मैनेजर्स के साथ बात करें, उसको प्रॉब्लम कन्वे करें। लेकिन कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉय को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते और डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर्स कर देते हैं और डिसीजन ले लेते हैं और जस्ट उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे डेफिनेटली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। अब इसको रीडिंग कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। मैनी मैनेजर्स डोंट पे अटेंशन ऑन टीम मेंबर्स लिसनिंग। Active listening is a critical HR management skill. Listening is a way to demonstrate the manager value team members। ठीक है, जब मैनेजर अपने मेंबर्स को सुनता है तो उसको लगता है, मेंबर्स को ऐसा लगता है कि उनको वैल्यू कर रहा है। लिसनिंग इज प्रोवाइडिंग रिकग्निशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मैनेजर्स वैल्यू इन एक्शन। व्हेन एम्प्लॉय फील heard out and listen to, they feel important and respected। ठीक है, जब मैनेजर उनको सुनता है तो उनको लगता है कि वो कंपनी के लिए वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं किया जाता तो उनको ये लगता है कि उनकी डिसीजंस की, उनकी थिंकिंग की कोई हैसियत नहीं है। अगर मैनेजर उनको सुन ले, उनकी प्रॉब्लम्स को देख ले, तो उससे क्या होगा, इससे मैनेजर बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकता है जो कि बेनिफिशियल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, द एम्प्लॉय पर्सनल प्रेफरेंसेस आर इग्नोर। एम्प्लॉय की पर्सनल प्रेफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। वो क्या चाहता है, उसकी क्या एम्बिशंस हैं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मैनी मैनेजर्स डोंट पे अटेंशन ऑन एम्प्लॉय पर्सनल प्रेफरेंसेस। द ओनली क्राइटेरिया इन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन इज द पर्सनल विजन ऑफ द मैनेजर। दे डोंट कंसंट्रेट एंड रिगार्ड फॉर स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये भी सेम ऑलमोस्ट एम्प्लॉय की जो हमने पहले पढ़ा है प्रॉब्लम, उसी से मिलता जुलता है कि एम्प्लॉय की जो है वो उसको डिस्करेज कर दिया जाता है, उसकी एबिलिटीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं मैनेजर की, जिसको आप ऐड इन कर सकते हैं।